तो मनी एंड बैंकिंग में हमारा सेंट्रल बैंक का टॉपिक चल रहा है। सेंट्रल बैंक का मीनिंग सबने याद कर लिया, एक बार सभी मेरे साथ रिवाइज कर ले। सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द कंट्री। अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई डिक्लेयर एज ए सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। दीपांशु, रिपीट। Central Bank is the apex institution for the monetary system of the country. According to Banking Regulation Act 1949, Central Bank is recognized as RBI is recognized as the Central Bank of India. बढ़िया बात। अब हमने यहाँ फंक्शंस की बात करी थी, तो फंक्शंस एक बार जल्दी से रिवाइज कर लें। मोनोपोली पावर ऑफ इशूइंग करेंसी, बैंकर टू गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डाटा। अनुषा, बाकी सब रिवाइज कर रहे हैं। अनुषा। issue of currency, bankers to government, bankers, bank and supervisor, controller of credit creation, lender of last resort, custodian of foreign exchange or balance, clearing house function, collection and publication of data. अभव याद हो गया बच्चे? Yes, sir. अभव बोलना जरा। Sir, issue of currency, banker to government, bankers, bank and supervisor, lender of last resort, custodian of foreign exchange, एक रह गया, control of credit and money supply, clearing house function, and collection of publication पब्लिकेशन data. ऑफ डाटा। बिल्कुल ठीक है जी। तो हम मॉनेटरी पॉलिसी की चर्चा कर रहे थे, उसकी डिटेल डिस्कशन बहुत ध्यान से समझनी है। एक बार जल्दी से जो कराया था, इश्यू ऑफ करेंसी इंडिविजुअली पैराग्राफ मांगा जा सकता है फॉर 3 मार्कर 4 मार्कर क्वेश्चन। इश्यू ऑफ करेंसी में हमने याद करा था, सेंट्रल बैंक हैज मोनोपोली पावर ऑफ इशूइंग करेंसी। This money circulated throughout the country as a legal tender money, which is legally enforceable by law based on minimum reserve system. RBI or central bank issue all the currency note in India from rupees 2 and above. 1 rupee note and all the coins are issued by the Ministry of Finance, Government of India. ये सबने याद कर लिया, बस रिवाइज करा रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इंपॉर्टेंट एरिया आज का। बैंकर टू गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सभी का खाता सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक में। और जब खाता खुलवाते हैं तो अकाउंट का नाम क्या होता है? करंट अकाउंट। तो रिवाइज कर ले, सेंट्रल बैंक एक्ट एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट. Government keep their cash balances in the current account with the central bank. Central bank accept receipts and make payments on behalf of government. सर गवर्नमेंट के पास कोई फालतू पैसा है तो उसकी एफडी वगैरह नहीं करा सकती सेंट्रल बैंक से? करा सकती है जी, करा सकती है। करंट अकाउंट में बट कैश बैलेंस रखती है। बट ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉफिट का टारगेट रखती है और ना ही सेंट्रल बैंक। सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक कोई किसी का भी टारगेट प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। सोशल वेलफेयर को टारगेट करते हुए ये फैसले करते हैं। ओके ओके सर। हाँ जी। तो बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, तो सारे बैंकों का बैंक होता है सेंट्रल बैंक में। आगे हम एक चार्ट बना के डिस्कशन कर लेंगे। मैंने टाइप्स बताए थे, जिसमें पहला टाइप कॉमर्शियल बैंक है। इस कॉमर्शियल बैंक की मैंने 3 कैटेगरीज बताई थी। इसमें नेशनलाइज बैंक्स आते हैं, इसमें फॉरेन बैंक आते हैं, इसमें प्राइवेट बैंक आते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल फाइनेंस को प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्रियल बैंक है, जिसका सबसे बड़ा हेड आईडीबीआई। आईडीबीआई की पूरा नाम बोलना प्रशांत। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक फॉर बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, बैंक ऑफ इंडिया। वो इंडस्ट्रियल फाइनेंस को प्रमोट करता है। ऐसे ही रीजनल रूरल बैंक बैकवर्ड इलाकों में बनाए जाते हैं। ऐसे ही एग्रीकल्चर बैंक है जिसका नाम नबार्ड आपने याद करा है, तो वो इंडियन इकोनॉमी में पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। एग्रीकल्चर फाइनेंस को डील करता है और इन सभी बैंकों को लीड करता है, कंट्रोल करता है कौन? हमारे देश का सेंट्रल बैंक आरबीआई, जिसकी वजह से हम इसे बोल रहे हैं बैंकों का बैंक, बैंकर्स बैंक। और खाली बैंकों का ही बैंक नहीं है, उनको सुपरवाइज कर रहा है, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है। तो यहाँ हमने याद करा था। यहाँ बच्चों अगले हेडिंग्स हमने उतार रखे हैं, उन सारी हेडिंग्स की वजह से जिसका एक्सप्लेनेशन हम आगे करने वाले हैं, इसको बैंकों का बैंक कह रहे हैं। तो अगली हेडिंग हमने याद कर रखी है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। यही कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन यानी मॉनेटरी पॉलिसी पर हम लास्ट क्लास में रुक गए थे, इसी की चर्चा आज हमने करनी है। और जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, उसके बाद रिजर्वायर ऑफ कैश। हमारा सेंट्रल बैंक कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्वायर होता है और हमारा सेंट्रल बैंक की रूल्स बनाता है क्लियरिंग हाउस सेटलमेंट का, और कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डाटा भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ हम मॉनेटरी पॉलिसी की चर्चा कर रहे थे, मैं सीधा मॉनेटरी पॉलिसी पर आ रहा हूँ जी। ये मॉनेटरी पॉलिसी
हमारे देश के मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो थोड़ा सा इसको चलाने से पहले, अगर हमारे देश में 100 रुपए का प्रोडक्शन हुआ है और 100 रुपया है बाजार में, तो एक वस्तु कितने की हुई दीपांशु? 1 रुपए की सर। 1 रुपए की हुई। अगर बाजार में मनी सप्लाई 100 की जगह 200 हो जाए और प्रोडक्शन 100 रुपए का ही रहे, तो ऐसी दो कंडीशन रुपए की। में वस्तु का दाम 1 रुपए से 2 रुपए हो जाएगा। और जब वस्तु का दाम बढ़ेगा, इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन होगा, सोसाइटी सफर करेगी। आरबीआई कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि सोसाइटी सफर करे। सोशल वेलफेयर टारगेट है, प्रॉफिट मोटिव तो है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हमारे हिंदुस्तान में मनी सप्लाई को प्लस या माइनस करके सेंट्रल बैंक हिंदुस्तान के मनी मार्केट को कंट्रोल करता है। और उसके लिए जो पॉलिसी फॉलो कर रहा है उसी को मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। अरे यहां हमने हेडिंग क्या याद करी है? कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन एंड मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई जरूरत से ज्यादा हो जाए, पहले तो बेसिक बात समझ लो। मनी सप्लाई इकोनॉमी में कौन कर रहा है? सेंट्रल बैंक। अगर ये मनी सप्लाई ज्यादा हो जाए, इन्फ्लेशन आएगा। और जरूरत से कम हो जाए, डिफ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन दोनों ही किसी भी इकोनॉमी के लिए वर्स्ट कंडीशन है। दीपांशु क्लियर हो रहा है? यस सर। इन्फ्लेशन बोले तो बाइंग पावर ऑफ द सोसाइटी रिड्यूसेस, और डिफ्लेशन रिड्यूस। में तो नौकरी छूट जाती है, पैसे ही नहीं होते, सस्ते होने का भी फायदा नहीं मिल पाता, और वो ज्यादा खतरनाक है इन्फ्लेशन के कंपैरिजन में। तो मनी सप्लाई कम या ज्यादा होने से सोसाइटी सफर करती है, तो वो उसको कंट्रोल करता है। और इसके अलावा जो सारे कॉमर्शियल बैंकों की पावर है क्रेडिट क्रिएशन, इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होता है, इसको भी कंट्रोल करता है। कौन? सेंट्रल बैंक, आरबीआई। तो आरबीआई सारे कॉमर्शियल बैंकों को कंट्रोल कर रहा है, क्रेडिट क्रिएशन को कम ज्यादा करके और मनी सप्लाई को कम ज्यादा करके। और उसके लिए जितने भी टूल्स फॉलो किए जा रहे हैं सेंट्रल बैंक के द्वारा, उन सारे टूल्स को हम मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ रहे हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी याद कर लीजिए। मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी adopted by central bank of the country to control the problem of inflation or deflation। अनन्या रिपीट करना है बात। Some monetary policy is the policy adopted by the central bank of a country to control inflation and deflation. इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है, और ऐसा करके वो मनी सप्लाई और क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल कर रहा है। मनी सप्लाई आरबीआई की पावर है, क्रेडिट क्रिएशन कॉमर्शियल बैंक की पावर है, और दोनों को कंट्रोल कर रहा है कौन? आरबीआई। और इसके लिए हमने आरबीआई के नीचे टूल्स लिखे हैं। इन टूल्स में से कुछ टूल्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव टूल्स। और कुछ टूल्स को कलेक्टिवली क्वालिटेटिव टूल्स बोलते हैं। इसको लेकर वो एमसीक्यू लगा सकता है। तो क्वालिटेटिव टूल्स में मैंने नीचे 3 नाम आपको याद कराए। मॉरल सुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये मार्जिन रिक्वायरमेंट को कुछ बुक्स में मार्जिनल रिक्वायरमेंट भी लिखा है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट या मार्जिनल रिक्वायरमेंट, क्रेडिट क्रिएशन, इनको क्वालिटेटिव टूल्स बोलते हैं। इसके अलावा जितने भी टूल्स हैं वो क्वांटिटेटिव टूल्स हैं। बैंक रेट, रेपो रेट, यहाँ रेपो रेट के साथ गिफ्ट में चलता है रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो सीआरआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो एसएलआर। और इन दोनों को कलेक्टिवली, सीआरआर और एसएलआर को क्या नाम बताया था बच्चों? LRR, लीगल लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशो। तो कहीं कहीं इसको लीगल रिजर्व रेशो बोला गया है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये पहले वाले अप टू ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी ये क्वांटिटेटिव टूल्स इंडिविजुअली वन मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअली एमसीक्यू में कैसे भी पूछ सकता है। और बाकी नीचे वाले 3 में से सिर्फ मार्जिन रिक्वायरमेंट सेपरेटली वन मार्कर के लिए आया हुआ है या आ सकता है। तो हम एक एक करके इनके मीनिंग याद करना चाहेंगे। लास्ट क्लास में बैंक रेट मैंने बताया था। कॉमर्शियल बैंक, ये मैंने सामने डायग्राम बनाया था। कॉमर्शियल बैंक के एग्जांपल लिखे हुए हैं रेड कलर के सर्कल में। पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या कोई फॉरेन बैंक का एग्जांपल ले लो, या कोई और प्राइवेट बैंक का एग्जांपल ले लो, यूनिट ट्रस्ट ऑफ यूटीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। और ये बैंक जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से
जनता को पैसे का लेन देन कर रहे हैं, वो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। अब जितनी आसानी से हम ये बात बोल रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की, वो उतनी आसान है नहीं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। किस पर्पस सर के लिए आप जो पैसा ले रहे बैंक हैं। हाँ, नॉर्मल रेट है जो अपनी मर्जी से कितना ही फिक्स कर सकते हैं, फिर सेंट्रल बैंक की मतलब इनको बताता है कितना लेना है और भैया कितने interest। कॉमर्शियल बैंक तो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, नोट छापने की तो ताकत है नहीं। पिताजी से 4% पे मिलेगा तो जनता में तो 4% से ऊपर ही बांटेंगे ना। अब वो 4% से ऊपर सारे बैंकों के नॉर्म्स होते हैं। शॉर्ट टर्म में तो कम इंटरेस्ट होगा, लॉन्ग टर्म में उल्टा बोल दिया, शॉर्ट टर्म में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, लॉन्ग टर्म में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, लेकिन 4% से ज्यादा होगा, ये बात पक्की है। और जिस बैंक का बिजनेस जितना ज्यादा होता है, वो उतना ज्यादा रिस्क उठाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके अपने बिजनेस, अरे व्यापार वाली बात बता रहा हूं, जिसका टर्नओवर जितना ज्यादा है जिस बैंक का, वो उतने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से बिजनेस को प्रमोट करता है। और जिसके पास सर्वाइवल कंडीशन नहीं है, जिसके पास बिजनेस ज्यादा नहीं है, जिस कॉमर्शियल बैंक के पास, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रखता है ताकि वो अपने खर्चे मैट कर सके। अरे आइडिया लग रहा है दीपांशु। तो Yes, मतलब sir. अपनी Yes, मर्जी sir. से कितनी भी परसेंटेज फिक्स कर अपनी सकते मर्जी हैं। नहीं चल सकती। आरबीआई ना, आरबीआई लिमिट फिक्स करता है कि आप शॉर्ट टर्म में, एग्जांपल ले रहा हूं जी, 6% से 8% के बीच में रख सकते हो। तो सारे बैंक 6% से 8% के बीच में सब अलग अलग रखते हैं अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, लेकिन 6 से 8%, 8 को क्रॉस कोई बैंक कर नहीं सकता, 6 से नीचे कोई जाएगा नहीं। यानी ये सारी लिमिट्स सेंट्रल बैंक फिक्स करता है, लेकिन फ्लेक्सिबल सिस्टम बनाता है। वो कुछ पावर्स देता है कमर्शियल बैंक को कि आप अपनी तरफ से थोड़ा बहुत कम ज्यादा अपने सर्वाइवल को देखते हुए कर सकते हो। जिसका पोटेंशियल ज्यादा होता है, जिसका टर्नओवर, जिसका बिजनेस ज्यादा होता है, वो थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाकर बिजनेस को प्रमोट करता है। जिसके पास प्रॉफिट कम होता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को ज्यादा करके नोट कमाने का काम करता है ताकि वो सर्वाइव कर सके। आइडिया लगा प्रशांत। यस सर। इट इज प्योरली बिजनेस, ये प्योर बिजनेस है कॉमर्शियल बैंक का। और ये परसेंटेज की फ्लेक्सिबिलिटी कुछ हद तक उनके मिलती है। किससे? पिताजी से, सेंट्रल बैंक से। जितना मर्जी ना बढ़ा सकते हैं, जितना मर्जी ना घटा सकते हैं। और टारगेट प्रॉफिट उनको रखना ही पड़ता है, वेलफेयर को लेकर कोई कॉमर्शियल बैंक काम नहीं करता है। इतना आइडिया लगा प्रशांत Yes, बोलते। sir. हाँ, तो यस मैं सर। अब वापस चल रहा था जी बैंक रेट पर। तो ये चार्ट मैंने आपको बताया था। एक बारी क्वांटिटेटिव टूल्स की हेडिंग बोल दो जी जरा, जल्दी जल्दी पता होनी चाहिए कौन सी क्वांटिटेटिव कौन सी क्वालिटेटिव। दीपांशु। Bank rate, repo rate, cash reserve ratio, statutory reserve ratio, open market operations. अरे नहीं, स्टैट्यूटरी, ये टाइपिंग में गड़बड़ है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है ये, एसएलआर, स्टैट्यूटरी Okay, sir. लिक्विडिटी रेशो। Statutory liquidity ratio. एसएलआर बोल पाएंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन। और क्वालिटेटिव टूल्स बोल दो प्रशांत जरा जल्दी से, क्वालिटेटिव। मॉरल सिचुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट राशनिंग। अब मैं एक एक करके मीनिंग डिस्कस कर रहा था। तो मैं आपको कह रहा था ये जितने भी रेड सर्कल में मैंने बताए हैं कॉमर्शियल बैंक, ये सारे कॉमर्शियल बैंक जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से जनता को पैसे का लेन देन कर रहे हैं, वो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और आरबीआई, आरबीआई का जनता से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। आरबीआई हमारे देश का सेंट्रल बैंक जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इन कॉमर्शियल बैंकों को पैसे का लेन देन कर रहा है, या तो वो बैंक रेट कहलाता है या वो रेपो रेट। अब दोनों का डिफरेंस याद कर ले। आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को जो पैसा देता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉमर्शियल बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम होता है। ये तो सबको समझ में आ गया होगा। 4% पे पिताजी से ले रहे हैं तो आगे 5% पे बांटेंगे, तभी उनकी कमाई होगी। उनकी बोले तो कॉमर्शियल बैंक, और वो कमाई के लिए ही टारगेटेड है, उनका टारगेट ही प्रॉफिट मोटिव है। तो भैया जब सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंकों को पैसा दे रहा है फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स, शॉर्ट टर्म नीड्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, तो वो क्या कहलाएगा? जल्दी बताओ, कल बताया था। Repo रेपो rate. रेट, रेपो रेट। और जब लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंकों को पैसा दे रहा है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो उसे बोलते हैं बैंक रेट। तो डिफरेंस भी क्लियर हो गया, मीनिंग भी क्लियर हो गया। मेरे साथ साथ याद करने का काम करें। Bank rate refers to the rate of interest at which central bank lending funds to commercial bank to fulfill long term needs. Ananya, repeat. So bank rate refers to the rate of interest at which the central bank lends funds to commercial banks for fulfilling long-term needs. लॉन्ग टर्म लोन्स। अब एक बार दोबारा बोलो, बैंक रेट। बाकी सबको कहा है याद करने के लिए। Sir, bank rate is the rate of interest charged by the central bank
while lending funds to other banks for their long-term needs. बढ़िया। अब बैंक रेट याद करने से रेपो रेट गिफ्ट में मिल रहा है। अब रेपो रेट में बस लॉन्ग टर्म नीड्स हटाना है और शॉर्ट टर्म नीड्स आपने रखना है। बट जो बात मैं अभी बता रहा हूँ सबको याद रहेगी। अब कोई रिवाइज नहीं करता ना, तो ये 2 महीने बाद ना कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि शॉर्ट टर्म वाला कौन सा है, लॉन्ग टर्म वाला कौन सा है, और उल्टा लिख देते हैं बहुत सारे बच्चे। बहुत सारे बच्चों की कॉमन प्रॉब्लम है हमारे यहाँ टेस्टों में और बोर्ड के एग्जाम में। तो ये गड़बड़ मत कर देना छोटी-छोटी सिचुएशंस। तो रेपो रेट का मीनिंग सबको मालूम है, यही मीनिंग बोलना है, बस शॉर्ट टर्म नीड्स लगाना है। तो जल्दी से मैं बोलता हूं, फिर आपसे सुनते हैं। रेपो रेट refers to the rate of interest at which central bank lending funds to commercial bank to fulfill the short term needs. Bhavika, repeat. हाँ It बोल। refers to rate of interest. It refers to rate of interest at which central bank lends funds to commercial bank for a short term period. शॉर्ट टर्म नीड्स। अब जब रेपो रेट चल रहा है तो मैं साथ साथ रिवर्स रेपो रेट भी चला देता हूं। एक बारी आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, एट प्रेजेंट भारत में रेपो रेट 4% चल रहा है, आरबीआई का रेपो रेट। बट ये 4% जो मैं बता रहा हूं ये फ्लक्चुएट करता रहता है, मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये प्लस माइनस करते रहते हैं, और ये 4% वाला डाटा बोर्ड में कैरी नहीं हो सकता। तो सिर्फ नॉलेज के लिए बोला है 4%। और बैंक रेट एट प्रेजेंट 4.65% है, एट प्रेजेंट आपके नॉलेज के लिए बोला है। अब हम आते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, तो सेंट्रल बैंक जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कॉमर्शियल बैंकों को फंडिंग दे रहा है टू फुलफिल द शॉर्ट टर्म नीड्स, वो रेपो रेट है। और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर शॉर्ट टर्म के लिए कॉमर्शियल बैंकों से मनी बोरो कर रहा है उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अरे दीपांशु, क्लियर हुई मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. रिवर्स रेपो रेट क्या है? जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंकों से मनी बोरो, रिवर्स चल रहा है, मनी बोरो कर रहा है, वो है। और शॉर्ट टर्म नीड्स ही चल रही है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, तो वो क्या कहला रहा है? रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट कौन बोलेगा? अभव, रिवर्स रेपो रेट। Sir, reverse repo rate is the rate of interest charged by commercial banks while नहीं नहीं, lending funds चार्ज बाय कॉमर्शियल। हाँ फ्रॉम द, हाँ ठीक है बोलो। charged by commercial banks while lending funds to central bank for short-term needs. फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स। बल्कि आप ऐसे लिख लो कि सेंट्रल बैंक बोरो मनी फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक, बोरो मनी। वहां पर हम लिख रहे हैं रेपो रेट में सेंट्रल, नाम आप सेंट्रल बैंक का ही लिखना, सेंट्रल बैंक की पहले लिखना सेंट्रल बैंक लेंडिंग फंड टू कॉमर्शियल बैंक, और साथ में क्या लगा दिया? शॉर्ट टर्म नीड्स। और रिवर्स रेपो रेट में सेंट्रल बैंक, अरे सेंट्रल बैंक का टूल है तो सेंट्रल बैंक की डिसीजन ले रहा है, कॉमर्शियल बैंक डिसीजन नहीं ले रहे। सेंट्रल बैंक बोरो फंड्स फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, फॉर द पर्पज ऑफ शॉर्ट टर्म नीड्स, तो ये क्या कहलाएगा? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट। एक बारी और अनन्या, रिवर्स रेपो रेट बोल रहा हूं। So reverse repo rate is the rate of interest at which central bank borrows funds from commercial banks for short term needs. बढ़िया जी, बढ़िया। अब आते हैं सीआरआर। सीआरआर, यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लो, कंसेप्ट समझ लेना, ये सारे टॉपिक रिपीट सर होने अगर वाले हैं। सेंट्रल बैंक लॉन्ग टर्म के लिए बोरो करे पैसा कमर्शियल बैंक से तो उसे क्या नहीं करेंगे? नहीं नहीं, नहीं होता, नहीं होता। ओके सर। हाँ सर हाँ। सर जो रिवर्स रेपो रेट वाला कंडीशन है वो कब इम्प्लाई होगा? अरे कॉमर्शियल में, अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं जी। ये मैंने बड़ा सर्कल बनाया है जिसमें सारे कॉमर्शियल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक वगैरह वगैरह वगैरह। अब अगर इन सबके पास बहुत सारी फंडिंग है, मान लो यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, पंजाब नेशनल बैंक 100 करोड़ रुपए की फंडिंग इनके पास आ गई है। अब कोई भी बैंक अपने पास पैसा रखेगा, अरे पैसा आ गया तो हाथ की हाथ पैसा ठिकाने लगाना है। पहला टारगेट है पंजाब नेशनल बैंक का कि इसके पास जो भी पैसा आ रहा है, अरे जो भी पैसा आ रहा है बदले में लोगों को इंटरेस्ट देना है, तो वो पैसा हाथ की हाथ जनता को ठिकाने लगाएगा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अरे मान लो किसी व्यक्ति ने सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करा दिए तो उसका 3 3.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट चालू हो गया।
अरे मीटर घूमना, ब्याज का मीटर घूमना चालू हो Yes, गया। sir. तो पंजाब नेशनल बैंक चाहेगा कि जैसे ही हमारे पास फंडिंग आई तो हम सबसे पहले पब्लिक को ये पैसा दें, क्योंकि पब्लिक से रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा मिलेगा। तो सबसे पहला टारगेट है पंजाब नेशनल बैंक का कि हाथ किया तो वो पैसा पब्लिक को ठिकाने लगाएगा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ज्यादा से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ताकि उसकी कमाई बढ़ जाए। लेकिन बाजार में रिसेशन चल रहा है, या जनता सारा का सारा पैसा उसका एक्सेप्ट नहीं कर रही, लोगों को पैसा नहीं मांग रहे, तो फिर पंजाब नेशनल बैंक चाहेगा कि वो अपने मित्र बैंक, अरे मित्र बैंक समझ रहे हो, अपने जैसे कॉमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक कहेगा अपने एसबीआई को, कोई प्राइवेट बैंक को, फॉरेन बैंक को, कि भैया किसी को भी पैसा चाहिए हमसे ले जाओ, लेकिन पब्लिक के कंपैरिजन में थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा। अरे एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से पैसे का लेन देन करे, या एक साहूकार दूसरे साहूकार को पैसा दे, तो जनता के कंपैरिजन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा। व्यवहारिक बात है। दीपांशु, मेरी बात समझ Yes, में आ रही sir. है? Yes, sir. तो पहले पीएनबी का टारगेट है वो सारा पैसा अपना कहां खपाएगा, पब्लिक में, ताकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिले और प्रॉफिट ज्यादा हो। लेकिन अगर पैसा सारा का सारा कंज्यूम नहीं हो रहा पब्लिक में, तो फिर वो चाहेगा अपने मित्र बैंक, अरे अपने जैसे बैंकों में ठिकाने लगाए, ताकि पब्लिक से कम मिल रहा है लेकिन फिर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है और ब्याज का मीटर घूमे जा रहा है उसका। अरे उसको भी तो कमाई कमाई आएगी, तभी तो 3.5% बांटेगा। अब उसके मित्र बैंक, उसके जैसे कॉमर्शियल बैंक भी सारा पैसा उसका एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो कह रहे हमारे पास भी सरप्लस पड़ा है, हम भी नहीं ले रहे। तब वो फाइनली, अरे कोई भी बैंक को जरूरत है तभी मांगेगा, वो पीएनबी बाय प्रेशर नहीं कह सकता एसबीआई पैसा लेना पड़ेगा और ब्याज देना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तो सिर्फ पिताजी के साथ चल सकता है। और जब लगे पब्लिक में भी सारा पैसा अब्सॉर्ब नहीं हुआ, सारे मित्र बैंकों में, कॉमर्शियल बैंकों में भी पैसा अब्सॉर्ब नहीं हुआ, तो फिर वो फाइनली पैसा अपने घर में कोई नहीं रखेगा, ब्याज का मीटर घूम रहा है, तो वो पिताजी के पास चला जाता है। पिताजी के पास मना करने की कोई चॉइस नहीं है, और जितना पैसा बचा वो पिताजी को ठिकाने लगा देता है, पिताजी को ठिकाने लगा देता है, और मीटर ब्याज का चालू हो जाता है, रिवर्स रेपो रेट। लेकिन वो सबसे आखिरी सिचुएशन है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट में कम मिलेगा। रिवर्स रेपो रेट एट प्रेजेंट 3.35% चल रहा है हिंदुस्तान में, 3.35%। अरे दीपांशु, बात समझ में आई? Yes, sir. सर ये रिवर्स रेट उससे ज़्यादा ही होना चाहिए ना, क्या कहते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा होना चाहिए ना हाँ आरबीआई। हाँ, बिल्कुल जी। अरे ओके सर। सबको क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो पहले बैंक चाहेगा जनता में पैसा जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, फिर भी पैसा सारा कंज्यूम नहीं हो रहा और मीटर ब्याज का घूमे जा रहा है, तो व्यापारी है वो, तो फिर वो सोचेगा अपने जैसे बैंकों को दे दे, थोड़ा कम मिलेगा लेकिन मिलेगा तो सही। और फिर वो भी सारा कंज्यूम नहीं कर रहे, तो फिर वो बचे हुए पैसे को ठिकाने लगाना चाहेगा पिताजी को। पिताजी की मर्जी नहीं चलती, जितना मर्जी पिताजी को दे आओ और जितना मर्जी पिताजी से ले आओ, उनका टारगेट तो प्रॉफिट है ही नहीं। सर बट ये जो 100 करोड़ है वो अपने पास रिटेन नहीं कर सकता, मतलब रख नहीं अभी सकता। अभी मैंने ना जो बताया है, ये बताते हुए अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट चलाया है। अब जैसे सीआरआर आएगा चीजें बदलने वाली, चीजें इतनी आसान नहीं है जितनी आसानी से बताई जा रही है, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो अगली बात बताऊंगा तो उसमें और चीजें आएंगी अभी। अरे मंशा बोल रही है। सर हाँ अनन्या, बोलो सर मैं कह रही थी कि जब कमर्शियल बैंक एक दूसरे को फंड्स लेंड करते हैं या बोरो करते हैं तो उसको कॉल मनी कहते हैं। हाँ, तो सर वो इंटरेस्ट फ्री नहीं होती है? इंटरेस्ट, फ्री, इंटरेस्ट फ्री। वो एक अलग टर्म है। इंटरेस्ट फ्री भी चलता है आपस में इनका। अरे एक्चुअली में ना उसमें कुछ 90 डे, अब सिक्योरिटीज की बात आ जाती है। अब वो डिटेल का काम आप कॉलेज के लिए छोड़ दो कुछ। अब ये देखो ठीक है रेपो, सर। एक्चुअली में जो रेपो है ना, इसकी भी फुल फॉर्म होती है रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटीज। बट ये डिस्कशन करने का काम 12th में नहीं है अभी। तो कुल मिला के ये रेपो रेट में रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटी हो रही है, सिक्योरिटी के बदले में फंडिंग जा रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो ये सिक्योरिटीज का खेल है, और इसमें कुछ 90 दिन से कम का होता है तो वो इंटरेस्ट फ्री रहता है। चीज मैं वही कह रहा हूँ, ओके चीजें सर। बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, ये इतनी आसान है नहीं। बट हम जो टॉपिक कर रहे हैं और जितना बता रहा हूं उससे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अनन्या, क्लियर है? यस सर। हाँ, तो हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं जी। अब हम सीआरआर की तरफ चल रहे हैं जी, कैश रिजर्व रेशो। अब इसको समझाने के लिए मैं कॉमर्शियल बैंकों का एक नियम आपको समझाना चाहूंगा, नहीं तो रट्टा मारना पड़ेगा। कॉमर्शियल बैंकों की बात चल रही है, और कॉमर्शियल बैंकों की समस्या क्या है? लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी। क्या बोला है मैंने, दीपांशु? लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी।
अब ये ध्यान से सुनना जी सारे, ये कॉमर्शियल बैंकों की बात समझा रहा हूं मैं। ये जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, इन सबका टारगेट प्रॉफिट भी है और इन सबका टारगेट है कि ये लिक्विडिटी को भी मेंटेन करके रखें। ये समस्या समझना, इसके समझने से सीआरआर और एसएलआर दोनों समझ में आएंगे कंसेप्ट वाइज। अगर हमने अपना पैसा किसी भी बैंक में जमा कराया तो ये सोच के जमा कराया कि एक तो पैसा जमा होने से बैंक में रिस्क खत्म हो रहा है, दूसरा आधी रात को हमारा पैसा हमारे काम आ सकता है, बिल्कुल सेफ है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल रहा है। सबको क्लियर है? Yes, sir. भैया पैसा घर में रखा है, रिस्क है, चोरी जरूरत से ज्यादा है तो चोरी हो सकता है, बैंक में रखा है तो चोरी होने का कोई खतरा नहीं है। एक तो ये बेनिफिट हो गया। दूसरा, आधी रात को भी पैसा चाहिए तो आपकी बाइंग पावर है। अरे डिजिटल इंडिया हो गया आप तो। तुम ये नहीं कह सकते कि बैंक बंद है तो आधी रात को कैसे पैसा यूज करेंगे। बिल्कुल कर सकते हो, जितनी मर्जी पे मनी ट्रांसफर कर दो इधर से उधर। सर बैंक से चोरी हो गया तो? बैंक से चोरी हो गया, तुम्हारा थोड़ा ना चोरी हुआ है, बैंक भुगतेगा। सर पूरा उसका मिलता है, मतलब जो भी अब तुम ना डिपॉजिट हो वो? अब तुम कुछ चीजों को ना एक्सेप्शनली मत चलाओ डिटेल। अब कुछ भैया, आप नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है। अब साउथ इंडिया के वो कौन से बैंक है डूब गए, सेंट्रल में सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई और लोगों की ट्रांजैक्शन बैन कर दी कि 1 महीने में 1 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। और लोगों में कितना, अरे समझ पा रहे हो मैं आपके पिछले 6 महीने की कहानियां। लक्ष्मी बैंक था, कौन सा बैंक था वो, याद आ रहा है यस बच्चों? सर, विजय लक्ष्मी बैंक। हाँ। तो अब वो एक्सेप्शनल सिचुएशन को आप छोड़ो और जो मैं टारगेट बोल रहा हूँ ना उसको समझो नहीं अपना। सर, एनपीए नहीं, वैसे ही जैसे जनरल चोरी हो जाती है तो वो उसमें भी फुल पोजीशन देगा वो जितने डिपॉजिट से? बैंक की चोरी बैंक का नुकसान है जी, हमारा कोई लेना देना थोड़ी ना है। हमने पैसा बैंक में जमा कराया, बैंक देनदार है हमारे पैसे का, बैंक देनदार है जी, हमारा फॉल्ट नहीं है वो। तो लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी का सिनेरियो समझो आप। जितने भी बैंक हैं, उन बैंकों का टारगेट है, हमने पैसा जमा कराया विश्वास पर। अगर बैंकों का विश्वास खत्म हो गया तो बैंक खत्म हो जाएंगे। अरे कोई एक बच्चा जरा रिस्पॉन्स करता रहे, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अरे यस मैं, सर। मेरे जैसे लाखों लोगों ने बैंक में पैसा जमा करा दिया, किसी ने अपने अपने पोटेंशियल 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ये सोचकर इस विश्वास के साथ कि ये पैसा उन्हीं का है और जब मर्जी किसी से इस पैसे के बदले में कोई चीज खरीद ले और चेक से या डिजिटल इंडिया से पेमेंट कर दे, पेमेंट हो जाएगी। याद रखना, अगर ये विश्वास खत्म हो जाए तो बैंक खत्म हो जाएगा। क्लियर है बच्चों ये बात समझ में? Yes, sir. तो Yes, sir. सारे के सारे बैंक हमारे पैसे को लिक्विड की फॉर्म से मेंटेन करना चाहेंगे ना। अरे जितना पैसा हमने जमा कराया वो लिक्विडिटी के नाम से रखना चाहेंगे कि हम किसी को भी पेमेंट करें तो वो बैंक लिक्विडिटी के ब्याह पर आगे वो मनी ट्रांसफर कर सके। लेकिन सारा का सारा पैसा हमारा, लाखों करोड़ों रुपया बैंक ने अपने पास लिक्विड के नाम से रख लिया ताकि विश्वास को बनाए रखा जा सके। तो भैया बैंक बर्बाद, लिक्विडिटी तो मेंटेन हो गई, हमारा विश्वास तो बन गया बैंकों के प्रति, लेकिन बैंकों को अरे लिक्विड रखेंगे अपने पास, किसी को पैसा देंगे नहीं तो ब्याज कहां से आएगा, प्रॉफिट कहां से आएगा, और प्रॉफिट नहीं होगा तो दुनिया भर के लाखों करोड़ों रुपए के खर्चे होते हैं बैंक के। सारी ब्रांचेस तो ये रेंट पे हायर करते हैं, इतना बड़ा स्टाफ है, सैलरी पेमेंट करनी पड़ती है, बिजली एक्सपेंडिचर है, तो वो खर्चे कहां से करेंगे और प्रॉफिट और एफिशिएंसी कैसे डिक्लेयर करेंगे? खाली लिक्विडिटी को मेंटेन करके रखेंगे तो विश्वास तो मेंटेन हो जाएगा लेकिन बैंक बर्बाद हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट नहीं हो रहा। अगर वो सारा का, दूसरा ऑप्शन बोल रहा हूं, ये सारे कॉमर्शियल बैंक जितना इनके पास करोड़ों रुपया आया सारा का सारा फंड लेंडिंग कर दें, अरे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आगे लोगों को बांट दें, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, तो ऐसी कंडीशन में इनका प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज हो जाएगा, प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। लेकिन कल को मैंने अपने बैंक में 50 लाख जमा कराया और मैं पैसा अपना मांगने चला गया तो मेरा पैसा तो इन्होंने आगे ठिकाने लगा दिया, इनके पास लिक्विडिटी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ये पैसे दे नहीं पाएंगे और एक बार जनता का विश्वास बैंक से खत्म तो बैंक खत्म। अरे जो मेरी बात मैंने Yes, समझाई, sir. तो सिर्फ लिक्विडिटी को टारगेट रखेगा बैंक, कॉमर्शियल बैंक, तो बैंक खत्म। सिर्फ प्रॉफिट को टारगेट रखेगा तो बैंक खत्म। तो बैंक की ये दुविधा है, ये समस्या है कि उसे कुछ पैसा लिक्विडिटी में मेंटेन करना है और कुछ पैसा प्रॉफिट में मेंटेन करना है और इन दोनों में कोऑर्डिनेशन बनाना है, कोऑर्डिनेशन बनाना है कि लोगों का विश्वास भी बनाए रखा जा सके। उसके लिए कुछ लिक्विडिटी परमानेंट मेंटेन करनी है और कुछ पैसा इस तरह से आगे लोगों को लेंडिंग कर दे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, जिससे उनकी प्रॉफिट भी हो सारे खर्चे निकालने के बाद और उनकी एफिशिएंसी प्रॉफिटेबिलिटी के नाम से रिफ्लेक्ट हो। दोनों चीजों में कोऑर्डिनेशन लाना पड़ता है,
इतनी बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. तो सारे कॉमर्शियल बैंकों का टारगेट है लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी, यानी उन्हें लिक्विड भी मेंटेन करके रखना है और प्रॉफिट भी मेंटेन करके रखना है। अरे जैसे तुम सब लोगों का 12th में बोर्ड का एग्जाम है, तो तुम सबको खेलकूद पढ़ाई दोनों में इस तरह से कोऑर्डिनेशन लाना है कि तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड, तुम्हारी फिजिकल फिटनेस और तुम्हारी एफिशिएंसी सभी बढ़िया तरीके से बूस्ट हो। कोई एक हिस्सा बढ़ा, दूसरा बिगड़ जाएगा, दूसरा बिगड़ जाएगा, और ये तुम्हारी सेहत, तुम्हारे माइंडसेट और तुम्हारे कैरियर के लिए अच्छा नहीं होगा। अब जो अच्छा बच्चा है वो तो कोऑर्डिनेशन बढ़िया से बना लेता है। अरे बात समझ लो दीपांशु, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. जो अच्छा बच्चा है वो अपने फिजिकल फिटनेस, स्टेट ऑफ माइंड, अरे माइंड में दुनिया भर के विचार चलते हैं, पढ़ लूं नहीं पढ़ लूं, खेल लूं कि नहीं खेल लूं, वो स्टेट ऑफ माइंड और अपने कैरियर, इन सब में कोऑर्डिनेशन तो अच्छे से कर लेता है और सब चीजों को बढ़िया से करके आगे समय, अरे आगे चला जाता है। तो कुछ बैंकों की पोजीशन बहुत बढ़िया है, वो लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी का तालमेल अच्छे से बना लेते हैं, लेकिन कुछ निकम्मे बैंक होते हैं, और जैसे कुछ बच्चे निकम्मे होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं जो इस तरह के बढ़िया डिसीजन और ये कोऑर्डिनेशन बढ़िया नहीं बना सकते। तो ऐसी कंडीशन में याद रखना, बच्चों की पोजीशन खराब हुई तो नाम पिताजी का बिगड़ता है। अरे दीपांशु, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. किसी बैंक का काम खराब हुआ तो बैंकों को कंट्रोल कौन कर रहे हैं? आरबीआई। तो भैया नाम तो पिताजी का खराब होगा बैंकों के साथ साथ। तो पिताजी की ड्यूटी है कि वो सिस्टम को इस तरह से मैनेज करे कि किसी बच्चे की एफिशिएंसी कम है तो उसको भी बढ़िया तरीके से आगे लेके जाना है और उसको भी मैनेज करना है, और यही काम सेंट्रल बैंक कर रहा है, सीआरआर और एसएलआर के नाम से। सीआरआर और एसएलआर के नाम से। अरे एक आइडिया लगा सबको, पूरी क्लास को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. ये सेंट्रल बैंक एक ऐसी गाइडलाइंस बना रहा है जिस गाइडलाइंस के बेसिस पर लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी में कोऑर्डिनेशन बन जाए बढ़िया सा। कुछ बैंक अपने आप ही ये काम बढ़िया से कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, और चीजें डिस्टर्ब होंगी, सोसाइटी डिस्टर्ब होगी, तो बैंकों की इमेज खराब होगी और बात पिताजी तक जाएगी, और पिताजी ऐसा नहीं चाहेंगे। तो वो सारे बैंकों के लिए रूल्स बना रहे हैं ताकि चीजें मैनेज हो जाए इन द नेम ऑफ लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी। और मैं खेल शुरू कर रहा हूं, सीआरआर। इस स्टोरी को सुनाकर खेल शुरू कर रहा हूं, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। अब एग्जांपल ले रहे हैं जी, जनता का पैसा। अरे जनता का पैसा, सामने डायग्राम बनाया। अरे रोज जनता ना कॉमर्शियल बैंकों में पैसा जमा करा रही है। अरे सुबह जमा कराया, शाम तक चेक काट के किसी और को दे दिए। तो मान लो ये पूरी पब्लिक ने कॉमर्शियल बैंकों में एक दिन में 1,000 करोड़, अरे एग्जांपल ले रहे हैं, 1,000 रुपए, 1,000 करोड़ रुपए की फंडिंग बैंकों में ट्रांसफर करी। दीपांशु, मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यहाँ लाखों करोड़ों लोगों की बात हो रही है, और वो हजारों लाखों ब्रांचेस जो कॉमर्शियल बैंक ने ऑल ओवर इंडिया में लगा रखी हैं अलग अलग नामों से। तो सारे लोगों का पैसा कॉमर्शियल बैंक में एक दिन में 1,000 करोड़ रुपए का आया। अरे राम ने जमा कराया तो फिर शाम तक चेक काट के किसी को दे दिया। तो जितना पैसा आया उतना ही पैसा कॉमर्शियल बैंक वापस आउटफ्लो करेंगे सोसाइटी में। अरे जितना कॉमर्शियल बैंकों में इनफ्लो हुआ पैसे का, वो उसको आउटफ्लो करना चाहेंगे ना, वापस सोसाइटी में ट्रांसफर करना चाहेंगे। सबको क्लियर हो रहा है मेरे शब्द? सर सारे पैसे थोड़ी हो अबे सकते हैं रुको तो ट्रांसफर। सही। अरे करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? Yes, sir. करना यस चाहिए. सर। अब सारा का सारा कर दे तो प्रॉफिट का टारगेट पूरा होता है, लिक्विडिटी जाती है। अगर लिक्विडिटी सारी की सारी मेंटेन कर ले तो प्रॉफिट जाता है। तो इन दोनों में कोऑर्डिनेशन लाना चाह रहे हैं, और इस कोऑर्डिनेशन में सेंट्रल बैंक बीच में आ रहा है, और वो कह रहा है कि जितना भी पैसा कॉमर्शियल बैंकों में आया, अरे जितना भी पैसा कॉमर्शियल बैंकों में आया जनता का, लेट इट बी अज्यूम 1,000 करोड़, ये हमारा एग्जाम्पल चल रहा है। तो पिताजी कह रहे हैं इसमें से, अरे कोई एग्जाम्पल ले लो, 5% आप पिताजी के पास जमा करा दो। अरे 1,000 करोड़ का 5% कितना हुआ, जरा जल्दी बोलो दीपांशु, जरा जल्दी बोल दो। 50 50 करोड़. करोड़। 50 करोड़. 50 करोड़। पिताजी कह रहे हैं जितना पैसा कॉमर्शियल बैंकों में पर डे आ रहा है उसका 5%, 50 करोड़ पिताजी के पास सबमिट करा दो। अरे जैसे बहुत सारे बच्चों को पैसा मिला, अब छोटे छोटे बच्चे हो आप, कहीं गेस्ट, कहीं एज ए, अरे रिलेटिव के गए, पैसा दे दिया, तो घर वाले कई बार कह देते हैं ना, जब छोटे होंगे आप तब ऐसा कह देते होंगे कि भैया इसमें से ना 50 रुपए या 100 रुपए हमारे पास जमा करा दो, जब जरूरत हो ले लेना। अरे ऐसा कुछ होता था नहीं होता था?
Yes, sir. Yes, तो sir. ऐसा ही कुछ मैं बोल रहा हूं, पिताजी कह रहे हैं कि पैसा आपका ही है, पैसा आपका ही है, आप 50 करोड़ हमारे पास जमा करा दो 5%, ताकि कल को इमरजेंसी हो जाए और तुम्हें पैसे की जरूरत पड़े तो तुम अपना पैसा हमसे ले जाना। पैसा आपका ही है, हम इस पैसे को कुछ करेंगे नहीं, बट ये अपना पैसा इसलिए जमा करा दो कि अचानक कभी जरूरत पड़े तुम्हें और तुम्हारे पास फंडिंग ना हो तो हमारे पास से पैसा ले जाना, ताकि लिक्विडिटी यानी लोगों के विश्वास को तुम मेंटेन कर सको। ये बात पिताजी कह रहे हैं सारे कॉमर्शियल बैंकों के साथ, और स्ट्रिक्ट एक्शन है, बोल दिया का मतलब बोल दिया, नो चेंज। अरे दीपांशु को मेरी बात समझ में आ रही है? Okay, sir. लिक्विडिटी के टारगेट को, विश्वास को, जनता के विश्वास को बैंकों के प्रति बनाए रखने के लिए आरबीआई गाइडलाइंस बना रहा है। अरे सीआरआर एट प्रेजेंट हमारे देश में 3% चल रहा है, 3%। जितना कॉमर्शियल बैंक, अरे मान लो 5%, अभी मैंने एग्जांपल लिया 50 करोड़। अब ध्यान से सुनना, ये 50 करोड़ एक बार आरबीआई में सबमिट हो गया तो रोज रोज 950 करोड़ रुपए का इनफ्लो आउटफ्लो चलेगा बैंकों में। अरे रोज 950 करोड़ आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। और 50 करोड़ कॉमर्शियल बैंकों का पिताजी के पास रहेगा कि अचानक पैसे की दिक्कत पड़ जाए, शॉर्टेज आ जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए और बैंकों के पास पैसा ना हो और कोई उनका कस्टमर मांगने आ जाए तो वापस मत दे देना, अपना ही पैसा पिताजी से उठा के दे देना उसे, और उसका पर्पस पूरा हो जाए, विश्वास पूरा हो जाए। मेरी भाषा समझ में आती है? Yes, sir. अरे अनन्या, क्लियर है बच्चे? Yes, sir. तो कैश रिजर्व रेशो रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ कैश टू बी केप्ट बाय कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक कर रहा है कहां पर? पिताजी के पास रख रहा है टू मेंटेन द लिक्विडिटी। अरे टारगेट है लिक्विडिटी को मेंटेन किया जा सके। सीआरआर और एसएलआर में फर्क क्या है? ये बात, अरे मैंने यहां पर 5% एग्जांपल लिया है और रियल स्टोरी बताइए। सीआरआर एट प्रेजेंट इंडिया में 3% है, आरबीआई गाइडलाइंस बनाता है और कोई भी कॉमर्शियल बैंक इसको डिनाई नहीं कर सकता। मॉनिटरिंग हो रही है सेकंड टू सेकंड सेंट्रल बैंक द्वारा, ईच एंड एवरी ब्रांच ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। एसएलआर की बात करता हूं। अब यहां पर मेरे एग्जांपल में 5% सारे कॉमर्शियल बैंकों ने पिताजी को दे दिया ताकि लोगों का विश्वास बनाया जा सके, लिक्विडिटी मेंटेन की जा सके। तो बाकी बचा 950 करोड़, वो उसको वापस ट्रांसफर कर देगा। अरे वापस जनता में ट्रांसफर कर देगा और अचानक रामलाल पैसे मांगने आ गया तो हर बैंक घड़ी घड़ी हर एक सेकंड में पिताजी के पास सुनना जाएगा 2 रुपए देना, 10 रुपए देना, रामलाल आया पैसे मांगने। और ये बार बार मांगने आए तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में पिताजी कह रहे हैं 5% तो हमारे पास रख दिया आपने, पैसा पैसा आपका ही है, हमारे पास रख दिया लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा जितना पैसा आपके पास आ रहा है उसका, अरे एग्जांपल ले रहा हूं, उसका 20%, तुम अपने पास रिजर्व करके रखोगे, बांटोगे नहीं लोगों को। 20% अपने पास रखोगे, हर रोज हमारे पास मत मांगने आ जाना। जब तुम्हारा 20% लिक्विडिटी जो हमारे कहने से तुम्हें, अरे जैसे तुम लोग अपने घर से बाहर निकलते हो, अब तुम थोड़े बड़े हो गए हो तो तुम्हारे घर वाले बोलते होंगे भैया बिना पैसे के घर के बाहर नहीं जाना, 100 रुपया, 50 रुपया या 500 का नोट जेब में हमेशा होना चाहिए। और आप बोलो भैया किस पापा किस लिए, तो बस वो बोलेंगे बस होना चाहिए बच्चे, पैसा रख कर ही जाएगा ताकि कहीं अगर बाहर जरूरत पड़ जाए और पैसा पॉकेट में तो काम आवे। दीपांशु मेरी बात समझ में आती है? Yes, sir. तो यही बात पिताजी बोल रहे हैं कॉमर्शियल बैंकों को कि अचानक पैसे की जरूरत पड़े और तुम हर एक सेकंड में हमारे पास आ जाओ, ये बात ठीक नहीं है। तुम्हारे पास जितना पैसा आ रहा है, मैंने एग्जांपल लिया है, 20% उसका अपने पास होल्ड करके रखो। अब गाइडलाइंस कौन बना रहा है? सेंट्रल बैंक। पर्पस क्या है? लिक्विडिटी को मेंटेन करना, और बाकी बांट दो ताकि प्रॉफिट का टारगेट भी पूरा हो जाए। ये 20% कॉमर्शियल बैंकों को कहा जा रहा है अपने पास रखो, और कह कौन रहा है? आरबीआई। और सारे बैंक बाउंड हैं इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए, कोई चॉइस नहीं है उनके पास। इसको बोलते हैं एसएलआर। प्रशांत, कोई बात समझ में आई? Yes, sir. तो कैश रिजर्व रेशो रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ कैश टू बी केप्ट बाय कॉमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक टू मेंटेन द लिक्विडिटी। रिपीट प्रशांत, सीआरआर Cash reserves maintained minimum by percentage of cash and its equivalent to be kept by commercial bank with the central bank to maintain the liquidity. Repeat. minimum liquidity of Per- cash and its percentage equivalent. Minimum per- percentage
of cash and its equivalent kept by central bank with the kept by commercial bank with the central bank is known as cash reserve ratio. टू मेंटेन द, किस लिए? अरे सामने नियम लिखा है, टू मेंटेन द Liquidity ratio. लिक्विडिटी। अनन्या रिपीट करना सीआरआर। So cash reserve ratio refers to the minimum percentage of cash and cash equivalents to be kept by the commercial bank with the central bank to maintain the liquidity. बस यही बात एसएलआर में बोल रहा हूं, फर्क समझ में आ गया होगा। सीआरआर में पैसे की होल्डिंग पिताजी के पास होती है और एसएलआर में पैसे की होल्डिंग कॉमर्शियल बैंक में होती है। और ये नियम पिताजी बना रहे हैं, कॉमर्शियल बैंक के पास कोई चॉइस नहीं है। तो आपने याद कर लिया होगा एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, minimum percentage of cash and its equivalent to be kept by commercial bank with itself announced by central bank। अनाउंसमेंट सेंट्रल बैंक कर रहा है, कॉमर्शियल बैंक की मर्जी नहीं चल रही। बोलना ये बात आए ना। It refers to the minimum percentage of cash and equivalent to be kept by commercial banks with themselves, which are announced by the central bank. बढ़िया बात जी। एक और बात, ओपन सर एक मार्केट। बार CRR रिपीट कर दो। अरे ये सब मैं स्लाइड्स आगे दिखाऊंगा। एक बारी मैं आइडिया दे रहा था कि आइडिया लग जाए। टेस्ट भी बनाया था, बट ये टेस्ट तभी कर पाएंगे जब ये टर्म्स क्लियर हो जाएंगी। सीआरआर और कैश रिजर्व रेशो रेफर्स टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ कैश एंड इट्स इक्विवेलेंट टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक विद सेंट्रल बैंक टू मेंटेन द लिक्विडिटी। प्रशांत बोलो जरा। Minimum percentage of cash and its equivalent kept by commercial bank with central bank to maintain the liquidity is known as cash reserve ratio. बढ़िया बात। अब एक बार दोबारा बोलो बच्चे। सर CRR या SLR? सीआरआर, बाकी सब रिवाइज कर रहे हैं। CRR is the minimum percentage of cash and its equivalent kept by the commercial banks with the central bank to maintain liquidity. अब मैं यहाँ थोड़ी सी बात बता दूं। अभी कोई बच्चा कह रहा था अपनी मर्जी। अरे अपनी मर्जी तो सेंट्रल बैंक भी नहीं चला सकता। सेंट्रल बैंक को बनाते वक्त जो हमने 1949 में रेजोल्यूशन पास किया था पार्लियामेंट में, उसमें उनको पावर दे दी कि आप 15% से 40, एसएलआर की बात कर रहा हूं, इस 15 से नीचे नहीं जाएंगे और 40 से ऊपर नहीं जाएंगे। एसएलआर की बात कर रहा हूं। और एट प्रेजेंट हमारे देश में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो 21.5% चल रहा है। 21.5%। लेकिन जितना मर्जी बढ़ा नहीं सकता, सेंट्रल बैंक भी नहीं बढ़ा सकता जितना मर्जी, और जितना मर्जी घटा नहीं सकता। लिमिट लगा रखी है। तो अभी समय की लिमिटेशन। सर जैसे